अब तक हमने ओवरव्यू ऑफ द सेल पूरा पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ लिया, बॉडी पूरी सेल की बनी हुई है ना। सेल दो तरह के, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमें प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। अच्छा बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब होता है? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब हुआ? बैक्टीरिया। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं सब क्या है? प्रोकैरियोट्स है। इट मीन्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, या बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलो बनाना शुरू करें। दिस इज अ सेल, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, सीधी सी बात है। जो आउटर कवरिंग होगी बैक्टीरिया की, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो बैक्टीरिया में भी होगा। ओके, किसका बना हुआ होगा? यूनिवर्सल लेयर है, मेनली लिपिड का बना होता है, और किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर लेयर है जो बैक्टीरिया में पाई जाती है। बैक्टीरिया की जो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है, उसकी ये आउटर बाउंड्री है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो किससे बनी हुई है? लिपिड से और प्रोटीन से। आउटर कवरिंग। अच्छा, एक और बात बता दो, ये लिविंग कवरिंग होती है या नॉन लिविंग? पढ़ा चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द लिविंग कवरिंग। ओके, नाउ सी, इसके बाहर की तरफ देखा जाए जरा। इसके बाहर की तरफ इस तरीके से तुम्हें कुछ स्ट्रक्चर्स देखो मिल रहे हैं। इस तरीके से एक हार्ड लेयर है ना, एक एकदम हार्ड लेयर है। ओके, और ये जो आपका हार्ड लेयर है, ये किसको सराउंड कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसको हमने नाम क्या दिया? सेल वॉल नाम दिया। ठीक है, अब एक बात बताना है, क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है? यस और नो। क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल है? हाँ या नहीं? होती है। ओके, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाएगी। किसकी बनी होगी बैक्टीरिया की सेल वॉल? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है बच्चों प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन के लिए हम लोग पेप्टिडो वर्ड यूज करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लाइकन यूज करते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा हो गया पेप्टिडो ग्लाइकन। तो दिस इज मेड अप ऑफ, या मेड ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन। ये किसकी बनी हुई है? पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी हुई है। प्रोटीन्स जो बनते हैं ना बच्चों, तो याद रखिएगा, प्रोटीन्स में होता है क्या ना, कि अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए पेप्टिडो बोलती है। और ग्लाइकन का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या हो गए? पेप्टिडो ग्लाइकन। क्लियर है? अच्छा, क्या ऐसी कोई बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है? हाँ है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा में जो है ना, ये आपको सेल वॉल नहीं होती है। अगर माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो संसार के हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है। वो भी किसका बना हुआ है? पेप्टिडो ग्लाइकन का बना हुआ है। आगे देखो, बैक्टीरिया के सेल के सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आपको बताया था ना ओवरव्यू में, सेल के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है, उसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। क्या बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के चारों तरफ कवरिंग होगा, मेम्ब्रेन होगा? नहीं होगा। तो न्यूक्लियस जो है नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है
मेम्ब्रेन से बैक्टीरिया में कवर्ड नहीं होती है। अब मेम्ब्रेन से कवर होने का मतलब देखो बच्चों ये है, कंफ्यूज मत होना। मान लो इस तरीके से कवर रहता ये, तो ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो गया है ना। ये मेम्ब्रेन से, झिल्ली से, कवरिंग से ढका है, लेकिन यहाँ पे कोई कवर ववर नहीं होती है, तो दिस इज द मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ना बैक्टीरिया की, इसको हम लोग फॉल्स न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स न्यूक्लियस अपन कहते हैं, या इसका एक और नाम है, बताओ क्या? न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चे, इसके बाद ये जो पूरा जगह बचा हुआ है, देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे स्पेस में जो फ्लूइड भरा है, जो लिक्विड भरा है, उसको हमने क्या नाम दिया था बोलो? साइटोप्लाज्म नाम दिया था। अच्छा बच्चा, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो अनेकों अनेक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कई सारे तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी होते हैं ना। तो यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जो स्ट्रक्चर होंगे, उनके चारों तरफ भी कवरिंग नहीं होगी। यानी अपन यहाँ पे लिखेंगे कि ओनली, सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैसे सेल ऑर्गेनल हैं? बिना मेम्ब्रेन वाले। ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन है ही नहीं। देखना जरा, बैक्टीरिया बोलो या प्रोकैरियोटिक सेल बोलो, इसमें मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। ना तो न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन है, ना तो सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन है। पिछले क्लास में जाएंगे तो पता चलेगा, आपको पढ़ाए थे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म होती है, जिनमें केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, डेट इज सेल ऑर्गेनल्स, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैसा सेल ऑर्गेनल मिलेगा? ऐसा जिसके चारों तरफ झिल्ली, चारों तरफ कवरिंग ना हो, सिर्फ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। सिंपल बात हुई। अब आगे चलते हैं हम। एक टॉपिक है सेल इन्वेलप ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है, इसके सेल की इन्वेलप कैसी होती है, सेल के बाहर की कवरिंग कैसी होती है। ठीक है, ध्यान देंगे। कोई सी भी बैक्टीरिया है, आउटर कवरिंग को हमने बच्चों क्या नाम दिया था बताओ तो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर वाली लेयर थी, उसको हमने क्या नाम दिया है बताओ? सेल वॉल। ये रहा तुम्हारा सेल वॉल। ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्रीन में सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर भी एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये रही। तो ये जो स्ट्रक्चर सेल वॉल के बाहर है, इसको हम लोग नाम देते हैं सेल इनवेलप का एक कंपोनेंट, ग्लाइकोकैलिक्स। देखो कितने लेयर तुम्हें दिखलाई दे रहे हैं अब तक? 3 लेयर दिखलाई दे रहे हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जो तुम्हें व्हाइट में दिखलाई दे रही है, उसको हमने क्या नाम दे रखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा लेवल अब आगे इनहेंस होने लगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ जो ग्रीन में है, वो क्या है? सेल वॉल। ठीक है। अच्छा, सेल वॉल के बाहर में जो ब्लू में है, वो क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। फिर से सुनो, 3 परतें हैं, ये तीनों मिला करके हम लोग नाम क्या देते हैं? इनवेलप। ठीक है, ये बिल्कुल बैक्टीरिया को कवर किया हुआ है। तो सबसे अंदर में कौन सी लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर कौन है? सेल वॉल। उसके बाहर कौन है? ग्लाइकोकैलिक्स। इस तीनों लेयर को मिला करके, तीनों को मिला करके एक साथ अगर कहना हो, तो हम क्या कहेंगे? सेल इनवेलप। समझ में आ गई बातें? तो आपसे नीट वाले पूछेंगे कि बताओ बैक्टीरिया के सेल इनवेलप में कितनी परतें होती है? 3 होती है। सबसे अंदर कौन सी होती है? सबसे अंदर कौन है? इनर मोस्ट कौन है बताओ?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और सबसे बाहर कौन होता है? आउटर मोस्ट कौन होता है? ग्लाइको कैलिक्स होती है। समझ में आ गई बातें? तो सेल इन्वेलप का इनर मोस्ट लेयर बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल इन्वेलप का आउटर मोस्ट लेयर बोलो ग्लाइको कैलिक्स, बीच में मिडिल लेयर बोलो सेल वॉल। ये जो तीन के तीनों लेयर हैं सेल इन्वेलप के, तीनों का काम अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, तीनों की फंक्शन अलग अलग होती है, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि भैया तीनों मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है। तीनों हैं अलग अलग, तीनों का काम भी अलग अलग, लेकिन देखने में कैसा लगेगा, बिहेव ऐसा करेंगे जैसे मानो तीनों क्या है? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है। इस स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे से दिमाग में बिठाना। यह देखो क्या लिखेंगे, ऑल थ्री लेयर्स, ऑल थ्री लेयर्स किसका? ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, ऑफ सेल इन्वेलप। ऑल थ्री लेयर्स ऑफ सेल इन्वेलप आर डिस्टिंक्ट इन फंक्शन। तीन के तीनों लेयर जो हैं सेल इन्वेलप के, वो फंक्शन में क्या है? डिस्टिंक्ट होते हैं। बट लेकिन टुगेदरली, टुगेदरली साथ साथ मिलके वो ऐसा व्यवहार करते हैं, दे बिहेव एज कॉमन प्रोटेक्टिव यूनिट। कॉमन या सिंगल, ऐसा लगता है कि मानो वो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट होता है। समझ में आ गई बात है? तो ये हो गया आपका सेल इन्वेलप। कितने लेयर्स हो गए सेल इन्वेलप में, ये भी बोल दो, 3 लेयर्स। अब इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग जान रहे हैं, जब अलग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे उसका फंक्शन समझ में आ जाएगा। सेल वॉल के बारे में थोड़ा बहुत इतना पता है, हार्ड होती है, थोड़ी बहुत बैक्टीरिया को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन व्हाट अबाउट द ग्लाइकोकैलिक्स? ग्लाइकोकैलिक्स को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। स्पेस है हमारे पास, यहाँ देखो, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है क्या है भाई साहब? सबसे बाहरी लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर किसका? सेल इन्वेलप का, ऑफ सेल इन्वेलप, किसमें? बैक्टीरिया में। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन्वेलप इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप का ये सबसे बाहरी लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये दो रूप में रहता है, दो तरह का होता है। कुछ बैक्टीरिया में कहीं कहीं पे कैसा है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बिल्कुल टफ है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ टफ, एकदम हार्ड है, एकदम टफ है। शीथ, शीथ मतलब कवर, टफ शीथ के रूप में होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये बना हुआ होता है प्रोटीन का और साथ में कार्बोहाइड्रेट का। ये काफी टफ होता है, ठीक है, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं कैप्सूल। क्या नाम दे देते हैं? कैप्सूल। ये क्वेश्चन आपसे नीट वाले अवश्य पूछेंगे कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल इन्वेलप की, वो हार्ड रहे, टफ शीथ के रूप में रहे, तो उसको क्या बोलोगे? कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एकदम लूज होगा, एकदम लुंज पुंज टाइप का होगा, है ना, उसको बोलते हैं स्लिम लेयर। क्या बोलते हैं? स्लिम लेयर। स्लिम लेयर, क्लियर है? ये कैसा होगा? इन फॉर्म ऑफ लूज शीट, एकदम हल्का हल्का पतला सा लूज कवर के रूप में होगा, दैट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर। ये सिर्फ किसका बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ये सिर्फ किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का बना है, इसीलिए ये थोड़ा लूज है, सॉफ्ट है। इसका हमने नाम क्या दिया बच्चों? स्लाइम लेयर।
ठीक है। अब सवाल है कि यार सर ये ग्लाइकोकैलिक्स करता क्या है ना? दो काम है इसके, ध्यान देंगे। इसके दो काम है। पहला देखो, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया घुसेगी तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा बॉडी उसका वेलकम करता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बॉडी की डब्ल्यूबीसी उस पर अटैक करती है और उसको मार देती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स थोड़ा बहुत बैक्टीरिया को डब्ल्यूबीसी के अटैक से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके। दूसरा, बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ मिलजुल करके कॉलोनी बना करके रहते हैं। ठीक है। तो आखिर तुमने सुना होगा जेल कॉलोनी, रेल कॉलोनी, न्यू कॉलोनी। एक जैसे लोगों को सरकार ने, सारे रेल के कर्मचारी को एक जगह कॉलोनी बना करके दे दिया, दैट इज कॉल्ड रेल कॉलोनी, है ना? जेल वाले जो भी कर्मचारी हैं उसको एक जगह रख दिया, जेल कॉलोनी, है ना? तरह तरह के कॉलोनीज होते हैं, बस्तियां होती है, एक जैसे लोग होते हैं। तो बैक्टीरिया कैसे पहचानेगा कि ये मेरे जैसा है, ये तेरे जैसा है? विद द हेल्प ऑफ दिस लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स। तो याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स जो है बैक्टीरिया को मदद करता है। इट हेल्प बैक्टीरिया किसमें? इन कॉलोनी फॉर्मेशन। ये कॉलोनी बनाने में बैक्टीरिया को मदद करता है, नंबर वन। नंबर टू, सेकेंड, जितने भी ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम फ्रॉम अटैक ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये बैक्टीरिया को डब्ल्यूबीसी के अटैक से बचाता है। ठीक है। तो ये सब हमने जो जो पढ़ा जरा उसको देखो। पहली बात, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बोलो या प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर बोलो, सेम बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। सेल वॉल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। किस बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होगा? माइकोप्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। साइटोप्लाज्म में कैसा सेल ऑर्गेनल? मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनलेस? मेम्ब्रेनलेस। न्यूक्लियस के चारों तरफ कवर रहेगा? नहीं रहेगा। कवर वाला कोई भी चीज बैक्टीरिया में नहीं रहेगा। इधर देखो, कवर वाली कोई भी स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में नहीं रहेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, आगे चलो। सेल इन्वेलप, सेल इन्वेलप जो है बैक्टीरिया के, इसमें कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर। सबसे अंदर कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। टोटल कितनी लेयर? 3 लेयर्स होते हैं। तीनों लेयर के बारे में ये स्टेटमेंट, तीनों का काम सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन व्यवहार ऐसा करेंगे, ऊपर से ऐसा दिखाएंगे मानो हम एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट के रूप में रहेगा तो क्या बोलोगे? स्लाइम लेयर। और अगर एकदम हार्ड रहेगा, टफ रहेगा, तो क्या बोलोगे? कैप्सूल। ओके, थोड़ी सी काम की बात थी, आगे चलते हैं। बैक्टीरिया है, इसको क्या बोलोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अंदर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, वेरी गुड, न्यूक्लियस। अच्छा, एक बात बताओ भाई, ये जो न्यूक्लियस है इसमें तो डीएनए है, पढ़ाए हैं, लेक्चर भी हम सबको भेजवा दिए हैं। जो भी इनरोल्ड हो सबको लेक्चर मिला है, शुरू से लेके अभी तक। इनरोल्ड नहीं होगे तो मैंने कहा था ना कि मांगना है आपको मैसेज करके, आपने नहीं किया होगा। एक्टिव तो तुम्हें रहना होगा ना। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होती है। उस डीएनए के पास में इंफॉर्मेशंस होते हैं कोडेड फॉर्म में, ताकि सारी चीजों को क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। तो ये जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में जो डीएनए है
वो पैकेजिंग करके क्या बनाती है बताओ? क्रोमोजोम। पढ़ा चुके हैं, फिर से हम रिवीजन थोड़ा सा करा देते हैं नए लोगों के लिए। देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? डीएनए। ठीक है ना? डीएनए के पास ही कोडिंग है, इसके पास कोड है, सारे चीजों को यही कंट्रोल करता है। यही तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर है, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। इसी को पैकेजिंग किया जाता है। क्या बनाया जाता है पैकेजिंग करके? क्रोमेटिन नेटवर्क। इसको पैकेजिंग करके क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं। डन। अच्छा, अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है इसको और पैकेजिंग किया जाता है। जब सेल का डिवीजन होता है, पैकेज्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसको और पैकेज किया जाता है प्रोटीन की मदद से, और तब जाकर के ये क्या बनता है बताओ? क्रोमोजोम। बताए थे, तब जाके ये क्रोमोजोम बनता है। ठीक है, अब वापस से इस पर आ जाओ कि बैक्टीरिया के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रहती है और जो क्रोमोजोम बनता है, तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट है क्या? उसमें हम लोग हिस्टोन का इस्तेमाल करते हैं क्या? याद नहीं है तो कॉपी देख के बताओ। जो लेट से आए हो संडे को बैकअप देंगे, या अभी क्लास के बाद मिल लेना, नीचे में लेक्चर दे देंगे। ठीक है, बताओ, देख के बताओ कॉपी। अगर हम बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए की पैकेजिंग करेंगे, तो हिस्टोन प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे या नॉन हिस्टोन का? नॉन हिस्टोन का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इसके न्यूक्लियस के जो अंदर क्रोमोसोम की कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग वर्ड कौन सा यूज करते हैं? फॉल्स क्रोमोजोम। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फॉल्स क्रोमोजोम हम लोग यूज करते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, ये कौन सी डीएनए हो गई? हमारी जेनेटिक डीएनए हो गई। ठीक है भाई, अब देखो ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में कांड हो जाएगा। अभी देखो, ये देखो, ध्यान देंगे, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। सुनो, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए है ही ना, जेनेटिक डीएनए तो है ही है। लेकिन इसके अलावे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में भी डीएनए का एक टुकड़ा होता है, एंड दैट टुकड़ा इज कॉल्ड प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड डीएनए। तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये कहां पर है? ये मेरे को बताओ। न्यूक्लियस के अंदर की न्यूक्लियस के बाहर? न्यूक्लियस के बाहर, यानी क्या बोल देंगे इसको? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। कोई शक? क्या ये डीएनए साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, ये साइटोप्लाज्म में है। सो दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए या साइटोप्लाज्मिक डीएनए। क्या ये जेनेटिक डीएनए का हिस्सा है? नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग है। इसीलिए दिस इज कॉल्ड नॉन जेनेटिक डीएनए। अब थोड़ा सा अगर दिमाग की हालात सही है तो बताइए कैसा है? देखने में गोल गोल है, इसीलिए क्या लिख देंगे? सर्कुलर। क्या लिखेंगे? सर्कुलर। ध्यान से देखो, एक धागा है या दो धागा है? दो धागा है ना? डबल स्ट्रैंडेड। क्या लिख देंगे? डबल स्ट्रैंडेड। सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। डबल स्ट्रैंडेड। समझ में आ गई बातें? न्यूक्लियस के बाहर है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्म का हिस्सा है साइटोप्लाज्मिक, जेनेटिक मटेरियल का पार्ट नहीं है, नॉन जेनेटिक। सर्कुलर है डबल स्टैंडर्ड है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। क्लियर है? सबके बाद में डीएनए लगा दो। क्लियर है मामला? इसके बारे में एक खास बात है, जो भी एक्टिविटी यहां होगी ना, सबको कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस। यानी इसका भी तो डिवीजन होगा। जब एक बैक्टीरिया बंटने लगेगा
तो ये अपना एक कॉपी बनाएगा ना, एक इसमें एक सेल में और एक दूसरे सेल में रह जाएगा। ये भी तो रेप्लिकेट करेगा, ये भी तो डिवाइड करेगा। इस बात को थोड़ा सा मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूँ, आराम से समझिएगा। इसको हटाइए। देखिए ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर में कुछ नहीं मैं बनाऊंगा, ये डीएनए है, ठीक है। न्यूक्लियस ही हम मान लेते हैं। जब ये सेल का बंटवारा होगा तो एक सेल यहां बनेगी, एक सेल यहां देखो बन गई, और एक सेल यहां बन गई। डिवीजन हो गया, एक सेल से दो सेल, बात खत्म, यहां तक कोई दिक्कत। एक सेल से डिवीजन होके दो सेल बन गया। तो ये जो डीएनए है, मान लो बच्चों मेरे कि इसकी लंबाई है 2 मीटर। कितनी मीटर है? 2 मीटर, ठीक है। जब एक सेल से दो सेल बना तो इसमें भी 2 मीटर डीएनए जानी चाहिए और इसमें भी 2 मीटर डीएनए जानी चाहिए। तुम समझ रही हो? पक्का? अगर ये 2 मीटर लंबी डीएनए है, ठीक है, और सेल ने डिवीजन करके दो सेल बनाया, हर सेल डिवाइड करेंगी, तो ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगा। अगर ये 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर डीएनए होना चाहिए, यहाँ भी 2 मीटर डीएनए होना चाहिए। नहीं तो अगर 1-1 मीटर होगा तो आधा इंफॉर्मेशन इसमें लॉस्ट हो जाएगा, आधा इंफॉर्मेशन इसमें लॉस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए सेल डिवीजन से पहले एक बहुत बड़ा कांड होता है। कांड ये होता है कि ये जो आपकी डीएनए है, ये कॉपी बना लेती है अपनी, और इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए अपनी एक कॉपी बना लेती है। जैसे हम लोग फोटोकॉपी करा लेते हैं ना, मेरे पास एक नोट्स है और 2 बच्चा को देना है, तो फाड़ के थोड़ी देंगे, आधा पन्ना इसको नहीं मिलेगा, आधा इसको नहीं मिलेगा, फोटोकॉपी कराएंगे। उसी तरीके से ये डीएनए अपनी फोटोकॉपी करेगी, अपने जैसी एक कॉपी बना लेगी, ठीक है। और जब कॉपी बन जाएगा तो फिर क्या ही है, एक डीएनए इसमें आ जाएगा, दूसरी डीएनए इसमें चले आएगी, बात खत्म होती है। एक डीएनए इसमें चला आया और एक जो डीएनए है तुम्हारी वो इसमें चले आई। क्लियर है मामला? तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये क्या होता है बताइए? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस इन विच, जिसमें कि डीएनए, डीएनए हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल। इसी के पास ना सारा खेला है, इसी के पास सारी सूचनाएं हैं सब कुछ करने की। जेनेटिक मटेरियल डीएनए मेक इट्स कॉपी बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले अपनी कॉपी बना लेता है, सो डैट, ताकि क्या हो सके? इक्वल एंड सेम अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू बोथ सेल। डॉटर सेल, डॉटर मतलब जो सेल बनी है। कह रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिससे डीएनए अपनी एक कॉपी बना लेता है, अपनी जैसी एक कॉपी बनाता है। कब? सेल डिवीजन से पहले, ताकि बराबर मात्रा में डीएनए दोनों डॉटर सेल में जाए। ये हो गया डॉटर सेल, क्योंकि ये बना है ना, और ये हो गए इसके पेरेंट, तो दिस इज पेरेंट सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया कि हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ही होगा। तो जब डिवीजन होगा तो ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा, तो ये भी अपना एक कॉपी बनाएगा, बनाएगा ना। तो ये जब डिवीजन करने लगेगा, रेप्लिकेशन करने लगेगा, तो इस एक्टिविटीज में तो इसको परमिशन लेना चाहिए न्यूक्लियस का, लेकिन ये बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं लेंगे परमिशन। ये न्यूक्लियस से परमिशन नहीं लेता है, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से जब रेप्लिकेट करना हो ये रेप्लिकेट
कर लेता है। यही इसकी खास बात है जो नीट वाले पूछते हैं। क्या, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट करके मैं लिखता हूं, इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से ये रेप्लिकेट कर जाता है, कर सकता है, इंडिपेंडेंटली विदाउट कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के कंट्रोल के ये डिवीजन कर जाता है। डन। समझ में आ गई बातें? अब इधर देखो, ऐसा देखा गया है जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं ना। फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन से थे? पेनिसिलिन, चर्चा किए थे ना। ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं। तो सुना होगा कि कभी कभी बैक्टीरिया रेसिस्टेंट है एंटीबायोटिक से, मतलब उस पे एंटीबायोटिक का प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया है कि इसी प्लाज्मिड डीएनए में कुछ कोडिंग है, कुछ सीक्वेंस होती है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंट बना देती है, जो ऐसा प्रोटीन बना लेती है जिससे बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे? इट कंटेन सम सीक्वेंस, इसमें कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, कुछ कोडिंग होती है जो कि दैट प्रोवाइड रेसिस्टेंस टू बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात है? तो ये बैक्टीरिया को रेसिस्टेंस देती है। दैट्स अबाउट द प्लाज्मिड डीएनए। आपसे कई सारे तरह के इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं लोग। तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, चलिए ठीक है। क्या क्या हो गया बताइए? एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक डीएनए कौन है? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कौन है? प्लाज्मिड। सर्कुलर डीएनए है या लीनियर डीएनए होता है? प्लाज्मिड सर्कुलर होता है। क्या इसको डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस के से ये सूचना लेगा, न्यूक्लियस से पूछेगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विदाउट द न्यूक्लियस। क्लियर है मामला? एक पॉइंट बस और, चलो पहले इतना लिखो आराम से, पहले इतना लिख लो।